नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 24 घंटे में 2 लाख पार, कैसे रुकेगी ये रफ्तार? जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। देश के कोने कोने से आ रही तस्वीरें, ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें, लोगों की जान गंवाने की तस्वीरें, परिवार वालों के रोने की तस्वीरें, अस्पतालों में बेहाल मरीजों की तस्वीरें, टेस्ट कराने के लिए पहुंचने वाली जगह पर संक्रमण का खतरा की तस्वीरें, ये सब पूरे देश को झकझोर रहा है। आज वो वक्त आ गया है जब ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस देश की हेल्थ व्यवस्था ने, पूरे सिस्टम ने इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं मायूस किया है। कोरोना की इस दूसरी लहर के संकट के बीच में लगातार दूसरी लहर की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन सरकारों ने क्या जागने में देरी की? सियासत करने में सबसे तेज, लेकिन कदम उठाने में क्या पीछे रह गए? जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों की हालात आप देखिए कैसे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बस टोपी ट्रांसफर का काम चालू हुआ है। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ देश के कई अहम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री लाइव जुड़ेंगे। उन सब से पूछेंगे कि आज अगर ये हालात हैं तो जवाबदेही किसकी, और कल की तैयारी क्या कर रखी है इन सरकारों ने। पहले ये रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव थे, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है। इंसानों की चीख से कांपते शहर, सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस, शमशान और कब्रिस्तान में शवों का अंबार। कहीं अस्पताल में बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर खत्म, कहीं रिपोर्ट नहीं मिल रही तो कहीं डॉक्टर नहीं। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा मंजर शायद ही कभी देखा हो। कोरोना का ब्रेक फेल है और सिस्टम पूरी तरह से ढेर है। सियासत की खींचतान जारी है। कोई चुनाव में मस्त है, कोई धर्म पर आर पार करने को तैयार है, लेकिन मर रही है तो सिर्फ इंसानियत, बढ़ रही है तो शमशान और कब्रिस्तान में भीड़। आज देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा 1000 के पार है। कोरोना ने किसी को नहीं बख्शा। कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो, सबके दावों की पोल खोल कर रख दी है। बस बन रहे तो रिकॉर्ड, रोज नए रिकॉर्ड। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 58,992 केस, यूपी 20,439, दिल्ली में 17,282, बंगाल 5,892 केस। बदहाली का आलम देखिए, नागपुर के जीएमसी हॉस्पिटल में एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज चल रहा है। खौफ की तस्वीर भी देखिए, लखनऊ के बैकुंठ धाम में चिताएं ऐसे जल रही हैं, मानो कोई बस्ती पूरी तरह से खामोश हो गई हो। लापरवाही की इंतहा देखिए, महाराजगंज में एक शख्स को पहला टीका कोवैक्सीन का लगाया तो दूसरी डोज कोविशील्ड की लगा दी। राज्य सरकार केंद्र पर सवाल खड़े कर रही है। कोई वैक्सीन खत्म होने की बात कर रहा है तो कोई बेड खत्म होने की बात कर रहा है। लॉकडाउन पर मंथन चल रहा है। हर कोई जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहा है। सच्चाई यही है कि आखिर ऐसे हालात आए कैसे? आखिर कोरोना का पहला फेज देखने के बाद भी सरकारें क्यों नहीं जागी? क्यों नहीं अस्पतालों में इंतजाम किए गए? क्यों देश को कोरोना की आग में झोंक दिया गया? अभी तो दूसरी लहर का आगाज हुआ है। आंकड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, सिस्टम चरमराना शुरू हुआ है। ये हालात कहां तक जाएंगे, इसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है, क्योंकि यहां सब कुछ भगवान भरोसे है। हेल्थ सिस्टम जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। जुबान से दावे कैसे भी किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि सब कुछ सरेंडर मोड पर है। सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। आज तक ब्यूरो। तो हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ेंगे, ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनसे ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर किसकी तरफ वो आम आदमी देखे जो एक तो कोरोना के डर से जी रहा है, टेस्ट कराने के लिए सेंटर पर पहुंचता है तो वहां पर संक्रमण का खतरा है। जिन परिवारों में कोई संक्रमित हो गया है उनको इलाज, बेड, ऑक्सीजन सबकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, और जिनकी मौत हो जा रही है, मौत के बाद भी एक जिसे कहा जाता है अंतिम संस्कार ढंग से नसीब नहीं हो पा रहा है। ऐसा दिन आज इंसानियत को देखना पड़ रहा है। किसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी? हमारे साथ टीएस सिंहदेव साहब जो कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो सीधा इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राघव चड्ढा हमारे साथ विधायक
आम आदमी पार्टी के दिल्ली से जुड़ रहे हैं। असलम शेख साहब जो कि कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में मामले सबसे ज्यादा है। इतने दिनों से आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन लॉकडाउन लगाए, कर्फ्यू लगाए, नहीं लगाए, मतलब मन बनाने में ही, फैसले लेने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें फैसले लेने में देरी घातक साबित हो सकता है। मैं तो आज सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि क्या है आपकी रणनीति? क्या आप उस रणनीति में, ये व्यवस्था, ये सिस्टम पूरी तरह से आम आदमी के सामने फेल हो रहा है? असलम शेख साहब। देखिए, पिछली बारी जब अचानक से लॉकडाउन लगाया गया था तो पूरे देश में अफरा तफरी हो गई थी और इतनी घाई में लगाया गया था कि कुछ सोच विचार ही नहीं किया गया था। लेकिन अब जब केसेस बढ़ने लगे तो पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार जो है हर 15 दिन में जो है वो प्रतिबंध धीरे धीरे कड़क करते गई। यानी इस नौबत तक का लिया है कि रात में जो है जो हाल हिलना या जो भी बाहर निकलना, नाइट कर्फ्यू जैसा हमने लगा दिया। उसके बाद जितने केसेस डिप होने चाहिए थे उतने दिखाई नहीं दिए। उसके बाद हमने जो है वीकेंड कर्फ्यू लगाया। वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद भी थोड़े से केसेस डिप हुए। उसके बाद ये पूरे 2 महीने के अंदर सारे लोगों से विचार विमर्श करके, सारे एसोसिएशन वालों से, सारे विरोधी पक्ष के नेताओं से, सारे टास्क फोर्स जो बिठाते उन सब से विचार करके अभी हमने एक कड़क गाइडलाइंस के तरफ से जो है इस मुंबई और महाराष्ट्र में हमने प्रतिबंध लाए हैं। और जिसका नतीजा ये है कि आज पहले दिन ही जो है हमें आज उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि करीबन अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उसमें पिछले मतलब कल से आज 1200 केसेस कम हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना असलम शेख साहब कि आपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे तो बातचीत कर ली, हर 15 दिन पर आप ये कर रहे थे, लेकिन कोविड और वायरस से तो बातचीत नहीं हो सकती ना। वो तो किसी सरकार के लिए या फिर किसी स्टेक होल्डर के लिए वेट नहीं करता है। क्या जो सख्ती अब जाकर आपने अपनाई है वो कुछ दिन पहले जरूरी थी? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी अंदर अंदर लग रहा होगा कि क्या जरा पहले कर लेते तो थोड़ी सी पहले से स्थिति नियंत्रण में आ जाती। लगता तो होगा ना, आखिर हम सब इंसान हैं, लगता होगा आपको भी कि अगर पहले कर लेते तो क्या पहले जरा रोक लेते ये जो 58 हजार केसेस हो रहे हैं। नहीं, अगर सख्ती हम अपना लेते हैं बगैर उस पर विचार किए, बगैर उसके ऊपर प्लानिंग किए तो नतीजा तो बद से बदतर होता। पिछली बार आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगाया तो कितने माइग्रेंट्स वर्कर तो बेचारे रास्ते में चलते चलते मर गए, कितने का बेहाल हो गया, कितने व्यापारी जो है वो कोरोना के बगैर ही लाचार हो गए, कितने लोगों के माल पड़े थे एक्सपोर्ट करने के, वो नहीं कर पाए, किसी के इंपोर्ट में करोड़ों रुपए का आना था। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो देश की आर्थिक राजधानी में आधे से ज्यादा हिस्सा निभाता है। आज हमने एक कड़क प्रतिबंध लाने के साथ साथ वो सारी सेवाएं शुरू रखी जिससे नॉर्मल जीवन जो है वो कई अड़चन में नहीं आए, जहां पे दिक्कतें नहीं आए। आज हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ से व्यापार जो खुल सकते हैं उसको खुला भी रखा है। माइग्रेंट वर्कर जहां पे काम कर सकता है जिस कैंपस में, उसको हमने अनुमति दे रखी है। वहां इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी चला रखी जो चल सकती है। सिर्फ कोरोना के डर से ही अगर हम पूरी चीजें बंद कर दें तब तो ये देश ही नहीं चल पाएगा। और आपने देखा होगा कि ठीक है, आपने कितने बेड्स की तैयारी की है? पहली लहर में असलम शेख साहब हमने देखा था कि अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर्स, बेड्स के कैसे इंतजाम किए हैं? ऑक्सीजन की क्या हालत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, स्थिति बहुत दयनीय होगी तभी तो ऐसे हालात आए हैं ना सर। जल्दी से रिमार्क, क्या तैयारी है? कितने ऑक्सीजन बेड्स है? बेड्स की कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी किसकी होगी? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी तक तो मुंबई शहर में बेड की कमी नहीं थी, लेकिन ये लॉकडाउन इसलिए लगाना भी पड़ा कि जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे थे कहीं ना कहीं आगे चल के समस्या हो सकती थी। इसलिए मुंबई शहर के अंदर हम फिर से 4 जंबो फैसिलिटीज खड़ी करने जा रहे हैं जिसमें 5300 नए बेड्स हमारे पास 1 से सवा महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे जो हम लोगों को यूज कर सकते हैं, जिसमें 70% बेड्स जो होंगे जिसमें ऑक्सीजन होंगे। हर जंबो फैसिलिटीज के अंदर 200 आईसीयू बेड्स होंगे और उसी के हिसाब से वेंटिलेटर होंगे। और जो देश के सामने सबसे बड़ी चैलेंज और समस्या आने वाली है वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के मैनेजमेंट के बारे में पहले से ही महाविकास आघाड़ी, क्योंकि यहाँ ज्यादा केसेस है तो हमने बार बार केंद्र सरकार को कहा कि इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वरना हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें और ऑक्सीजन दे नहीं पाएंगे तो ये एक बड़ी समस्या आगे चल के देश के सामने आ सकती है।
ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, और हमारे साथ प्रताप सिंह जी भी जो कैबिनेट मंत्री है माफ कीजिएगा राजस्थान सरकार में, प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले टीएस सिंहदेव साहब आपके पास जल्दी से आते हुए छत्तीसगढ़ के हालात सर, मतलब एक वीडियो, एक तस्वीर ऐसी देखी जिसको देखकर हर किसी की आंखें भर आएंगी। आप सोचिए किसी की मौत हो और उसको किट में उठाकर लोग ले जा रहे हैं और कूड़ा वाली गाड़ी में किसी मृत व्यक्ति को कोविड के ले जाना पड़ रहा है। ऐसी तस्वीर वहां से आई है एक जगह से। मेरा तो सवाल बस इतना है सर कि इंसानों को बचाना और फिर इंसानियत को इस तरह से मरते देखना हर कुछ हृदय विदारक है। क्यों आखिर? क्योंकि मुझे पता है सर, मैं लगातार आपसे बातचीत कर रही हूँ, हल्ला बोल में हमने पहले भी आपके साथ बातचीत की थी। तैयारी होते होते तैयारी बिल्कुल बिखर गई है। लग रहा है कि व्यवस्था फेल हो चुकी है पूरे बढ़ते मामलों के बीच में। टीएस सिंहदेव साहब, आपका बिल्कुल सही कहना है कि व्यवस्था के ऊपर अत्यधिक दबाव पड़ा है, और सच्चाई भी ये है, आपने पहले ये प्रश्न किया था कि कमी कहाँ है, तो उस कमी के लिए, आज की दिन की कमी के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र के लिए जितनी राशि हमको अपने बजटों में देनी चाहिए वो हम पिछले दशकों से नहीं देते आ सके हैं, आजादी के बाद से ही समझ लीजिए। और आज ये जो पैमाना है कि जीएसडीपी का या जीडीपी का 3% स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए, तो अगर हम उसको नहीं देंगे तो ऐसे समय में हम संसाधन देंगे तो हमको नहीं मिल सकते, क्योंकि इनको खड़ा करने में समय लगता है। और जब दिक्कत आ गई, जब कहर टूट गई, उस समय अगर हम संसाधन को ढूंढेंगे तो हम हमेशा पीछे दिखेंगे। फिर भी प्रयास हो रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड बेड्स की बात हो या अन्य बात हो, जो संभव है उसको गति देना, उसको बढ़ाना। कहीं जंबो सिलेंडर्स की कमी है, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, मार्केट में नहीं मिल रहे, जिस रेट में चाहो उस रेट में मांग रहे तो नहीं मिल रहे। दवाइयों की कुछ स्थिति ऐसी आ रही है। ये दिक्कतें तात्कालिक हैं। लंबे समय के लिए जो आपने कहा, ये प्लैंड इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में जो होना चाहिए वो नहीं होता आ रहा है, और अभी अगर हमने इससे सीख नहीं ली तो आने वाले समय में कोई ना कोई और दूसरी ऐसी स्थिति बनेगी। लोग आम अब कह रहे हैं कि ये महामारियां एक नहीं होंगी, 2-2, 3-3 साल के अंतराल कह रहे थे सिंहदेव साहब। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में अगर हम देखें तो मंत्री जी, बिल्कुल लॉन्ग टर्म में मंत्री जी जो आप कह रहे हैं वो बहुत बहुत क्रूशियल है। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसे शॉर्ट टर्म क्राइसिस में, शॉर्ट टर्म भी क्या, आप देखिए 1 साल 1.5 साल और उसके बाद से सेकेंड वेव। प्रताप सिंह जी, हम सब हमारे साथ अब विश्वास सारंग जी भी, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो भी जुड़ गए हैं। सारंग साहब आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले प्रताप जी आपके पास आते हुए राजस्थान के भी हालात देखिए, इसके बाद मैं आपके पास भी फौरन आऊंगी। राघव चड्ढा जी, प्रताप सिंह जी, मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि लगातार केसेस बढ़ रहे थे और ये सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने हुआ ना सर। बातचीत करते 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 रोज केसेस ऐसे बढ़ते चले गए, लेकिन उस तरह की तैयारी नहीं। और आज ये हालत है कि व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई दिखाई दे रही है। अस्पतालों की टेस्टिंग को, इन सब पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, ये बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। हालात बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये तय बात है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आ रहे हैं, प्राइवेट रेमडेसिविर इंजेक्शन भी कम पड़ रहे हैं। जो बीमार होने के बाद बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, और लगातार डिमांड प्राइवेट हॉस्पिटल फोन कर रहे हैं। हालांकि हमारे सरकारी हॉस्पिटल राजस्थान में उपलब्ध है, लेकिन पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कभी कमी नहीं आई। अब हमारी जितनी कंपनियां वैक्सीन में, वैक्सीन की कमी आ गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आ गई। ऐसे में कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज होके एक दूसरे की कमजोरी को समझकर कहीं पर जिस चीज की कमी है वो एक दूसरे को देनी पड़ेगी। यदि किसी स्टेट में रेमडेसिविर इंजेक्शन ज्यादा है तो वहां वो डाइवर्ट करें, कहीं पर ऑक्सीजन ज्यादा तो ऑक्सीजन डाइवर्ट करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है, पैनिक बहुत जबरदस्त हो गया, लोगों में बहुत ज्यादा डर है। ऐसा डर मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह की अफवाहें चल रही है उससे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। तो इस मामले में हमको कहीं ना कहीं अब पूरी तैयारी के साथ वॉर लेवल पर, इमरजेंसी लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क में हैं? क्या केंद्र से पूरी तरह से सहायता मिल रही है? जी प्रताप जी, क्या केंद्र से आप संपर्क में है और क्या ये कोऑर्डिनेट हो रहा है? जो आपने कहा कि एक सिनर्जी के साथ रेमडेसिविर की कमी है तो कहां पर क्या पहुंचना चाहिए, ये सब क्या कोई नोडल तरीके से सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है?
देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार केंद्र के संपर्क में है, खुद मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से बात करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार के ऊपर हो सकता है प्रेशर ज्यादा हो, लेकिन जब उन्होंने वैक्सीन निर्यात की और उसके बाद आज तक पर ही बहस हुई, उसके बाद वो निर्यात रुका दूसरे ही दिन, पहले वो रुका हुआ नहीं था। तो वैक्सीन का निर्यात अब रोका, ये पहले रोक दिया जाता। हम पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कमी आ गई, ये बड़ी चुनौती है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आ रही है तो सबसे संपर्क में, लेकिन केंद्र सरकार भी अचानक जो अटैक हुआ है उसमें उतनी सहायता नहीं कर पा रही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसको पॉलिटिकल मत समझना, ये कोई आरोप नहीं है। इसको मैं इस इश्यू पे कम से कम इस इश्यू पे ना गहलोत साहब, ना मैं, ना कांग्रेस का कोई आदमी, हम इसमें कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं चाहते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं वैक्सीन की कमी आई है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी आई है। हम तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान भी लड़ रहा है अपने लेवल पे, हर स्टेट लड़ रहा है, केंद्र सरकार भी लड़ने की कोशिश करे, लेकिन अब इन सब के बीच में केंद्र सरकार को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। वैक्सीनेशन की कमी है तो दूर करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है तो उसको दूर करें, और राज्यों को पैसे की जरूरत है क्या तो जो वो दूसरे राज्यों के, ठीक है प्रताप जी मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। विश्वास सारंग जी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के वो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इसीलिए मैं, और जो मध्य प्रदेश का टास्क फोर्स है, कोविड टास्क फोर्स, उसको भी आप हेड करते हैं। इसीलिए सारंग जी मैं चाहती हूँ कि आपने सबकी बात सुनी है, सब कह रहे हैं, आपने प्रताप जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि रेमडेसिविर को लेकर कमी लगातार हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर कमी, इन सब पर आपका जवाब। और इसी के साथ क्या मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है? और तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश से भी आती हुई तस्वीरें कई जगहों की बहुत परेशान करने वाली है। सवाल यह है कि क्यों ये सिस्टम इस तरह से फेल हो गया दूसरी लहर में? पहली लहर में फिर भी लॉकडाउन के जरिए सब कुछ संभल गया, मतलब अगर व्यवस्थाओं पर हम आए, मंत्रालयों पर, सरकारों पर, तो सब कुछ वहां पर निरस्त ही होता हुआ दिखता है। सारंग जी। नहीं अंजना जी, देखिए हमें ये जरूर विचार करना पड़ेगा कि ये महामारी है, संकट बड़ा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। और प्रताप जी ने बात तो बहुत ही अच्छे अंदाज में पॉलिटिकल कर दी, वो ये हर चीज का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये महामारी है, ये संकट का दौर है, संक्रमण का इतना भीषण प्रभाव कभी नहीं देखने को मिला। और अंजना जी, ये अनप्रिडिक्टेबल वायरस है, और जिस प्रकार से आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। ऑक्सीजन हमारे लिए चुनौती है, रेमडेसिविर हमारे लिए चुनौती है, पर हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसको हम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे प्रदेश में हम कैसे कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। लगातार पॉजिटिविटी बढ़ रही है। हमने संक्रमण को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू बहुत शहरों में लागू किया है, जिसका बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है अगले 7-8 दिन में जब ये कोरोना कर्फ्यू का इफेक्ट आएगा तो हम निश्चित रूप से इस चेन को तोड़ पाएंगे। पर मेरा एक निवेदन है कि इस समय पर हमें बिल्कुल भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे मन और मस्तिष्क में केवल एक ही बात होनी चाहिए कि इस संकट से हम कैसे निपटें। जहां तक वैक्सीनेशन की मामला है, हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी तरह डोजेस की कमी नहीं है। हम लगभग 4.5 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगा रहे हैं। हमारे लगभग 4,500 सेंटर सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुचारू रूप से कर रहे हैं। रेमडेसिविर की निश्चित रूप से जो थोड़ी सी कमी है, क्योंकि देखिए 2 बातें हमें जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। जो पहला जो दौर था उसमें रेमडेसिविर की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर इस बार का जो ये वायरस का स्ट्रेन है, इसमें हर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको रेमडेसिविर लगवाई जाए। पर हमने गवर्नमेंट सेक्टर में इतने प्रिकॉशंस और इन सब के बीच, वैसे तो ये बीमारी किसी को देखकर नहीं होती, लेकिन सारंग साहब अब देखिए, आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो मुख्यमंत्री, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे को अब इतनी तैयारी और सावधानियों के बावजूद भी कार्तिकेय सिंह उनके बेटे को हो गया है। ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लापरवाहियां इतनी बरती गई जिनकी वजह से ये संक्रमण इतना फैलता चला गया ना सर? नहीं, 2 बातें हैं अंजना, जैसे आपको मैंने पहले बोला कि अनप्रिडिक्टेबल वायरस है। देखिए हम 2 बातें, हम बिल्कुल खुले विचार से बात करें। कोरोना कैसे आया किसी को नहीं मालूम, कोरोना पिछली बार पीक पे कैसे गया किसी को नहीं मालूम, और उसके बाद नीचे कैसे आ गया ये किसी को नहीं मालूम। एक समय ये था, आज से मेरे ख्याल से 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले हम लोग बड़े लग रहा था कोरोना खत्म हो गया, और अब ये कैसे ऊपर आ गया किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि गर्मी में ये खत्म होगा और सर्दी में ये बढ़ेगा, इसका जस्ट उल्टा हो गया। सर्दी में ये खत्म हो गया, गर्मी में ये बढ़ गया। तो देखिए, जब महामारी आती है और इसका अनप्रिडिक्टेबल वायरस रहता है तो ये तो बहुत सालों
सालों की रिसर्च के बाद हमें पता लगेगा। अभी रिसर्च का, स्टडी का तो एक बड़ा मायना है ही, पर उसके साथ साथ जो आज की दिक्कत है, आज की जो परेशानी है वो यही है कि हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ें, हम ये सुनिश्चित करें कि लोग आचार संहिता का पालन करें, अपने को, अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं और जो संक्रमित हो गए हैं उनको सही रूप में इलाज मिल सके। और उसके लिए मैं एक आपका, क्योंकि प्रश्न था, मध्य प्रदेश में हम लगातार इनहैंस कर रहे हैं हमारी सभी व्यवस्थाओं को। जैसा मैंने कहा, बेड को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 38,000 बेड हैं और हम इसको 1 लाख बेड तक लेके जाने वाले हैं। आज हमारे पास 60 से 70% की ऑक्यूपेंसी है, 30 से 40% बेड आज भी हमारे पास खाली हैं। आईसीयू, एचडीयू, जनरल बेड या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, हमारे पास सभी चीज़ों की समुचित व्यवस्था है। रेमडेसिविर की का जो पूरा मामला है उसको हम आईसीएमआर और एम्स की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से जो हमारे सरकारी सिस्टम में जो मरीज दाखिल हैं उनको पूरी तरह से हम फ्री कर रहे हैं, उनको फ्री रेमडेसिविर दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन प्रॉपर मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ऑक्सीजन एक हमारे लिए चैलेंज है, पर मैं बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से एक कंट्रोल रूम बनाया है और उसके माध्यम से, जैसे आज आप बात करेंगे तो हमें लगभग 290 मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है और लगातार हम इसको इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जिस एवेन्यू से, जिस जिस जगह से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी हम उसको कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक हमने और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी व्यवस्था की है और हम पूरी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में हम कोरोना मरीजों का सही इलाज कर सकें। पर चुनौती बड़ी है, संक्रमण बड़ा है, संकट बड़ा है, हम सबको मिलकर इससे निपटना होगा। जी, यहाँ दिल्ली में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या, क्योंकि 17,000 से ज्यादा मामले यहाँ पर भी आ रहे हैं। जी, मैं लौट रही हूँ राघव चड्ढा, आपके पास है। तो राघव जी, क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं टेस्टिंग जरूर कराइए, अगर आप बीमार हैं मत जाइए दफ्तर। यहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स में आज तक की टीम ने जाकर देखा कि कैसे वो संक्रमण का सेंटर बन गया है, वहां पर टेस्टिंग में इतनी कतारें हैं। सवाल ये है कि पूरी व्यवस्था जैसे चरमराई हुई दिखाई दे रही है, जबकि हमें पता था, हमें पहली बार का एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी सब बैठे रहे। राघव, देखिए, पहली चीज तो यह है कि लगातार कोविड के केस बीते 4-5 दिन में बहुत बड़े और एक बड़ा भारी उछाल दिल्ली की पॉजिटिविटी, संक्रमण की दर में देखा गया। यहाँ तक कि आज से कुछ दिन, और मैं कहूँ कुछ 1-1.5-2 हफ्ता पहले जो संक्रमण की दर 5-7% के आसपास थी, वो बढ़ के सीधा 18% पे आ गई। चिंताजनक स्थिति दिल्ली में उत्पन्न हुई, जिसके चलते आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ कड़े फैसले लेने पड़े, जिससे कोरोना की जो रफ्तार है फैलने की, जो उसके संक्रमण की रफ्तार है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए, काबू पाया जाए। जहां तक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहां जहां आपके पास कोई क्रिटिकल फीडबैक है देने के लिए, किसी कोविड सेंटर के, जांच के सेंटर के या वैक्सीन सेंटर को लेकर, हम जरूर आपके फीडबैक का सम्मान करेंगे, उसे लागू करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस समय दिल्ली में जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त मात्रा में, एटलीस्ट आज के समय तो पूरी तरीके से मौजूद है। बीते 1 हफ्ते में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार ने बीते 1 हफ्ते में 8,000 नए बेड्स दिल्ली में जोड़े हैं और इस समय कुल बेड की संख्या 15,000 है। इसी के साथ साथ ये 15,000 के 15,000 बेड अस्पतालों में हैं। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल, हॉस्पिटल्स और अन्य जगहों पर भी हम, होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स में भी अन्य जगहों पर हम हॉस्पिटल बेड बनाए जा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की व्यवस्था बनाई जाए। एक लापरवाही, एक कोविड फटीग जिसे कहते हैं, वो समाज के बड़े तबके में देखी गई। कहीं ना कहीं एक बड़े तबके ने ये माना कि कोरोना शायद चला गया है, लापरवाही हुई मास्क पहनने में, सामाजिक दूरी में, और एक कोरोना के रूपी राक्षस ने फिर से अपना सर उठाना देश भर में शुरू किया। और दिल्ली जो खास करके अंतर्राष्ट्रीय अड्डा भी है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आती हैं, कई सारी भीड़ भड़के का इलाका है, तो यहाँ एक संक्रमण की दर बढ़ते नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा अंजना जी। हमें ये कहा गया था लगातार, और मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये कहा गया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब दवाई आ गई देश में, वैक्सीन रूपी दवाई आज हम सबके सामने है, जो एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, अगर वो सुरक्षा कवच हर भारतीय को पहना दिया जाए। आज हम देख रहे हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज देश भर में हो गई है। आज दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, हर जगह वैक्सीन की शॉर्टेज है।
किसी राज्य के पास 2 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है तो किसी के पास 5 दिन का वैक्सीन का स्टॉक बचा है, और कई राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर यानी कि टीकाकरण के केंद्र बंद हो गए हैं, उनके सामने बंद का बोर्ड तक लग गया है। और उसी स्थिति में अंजना जी, भारत सरकार ने, आपको जान के अचंभा होगा, 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज 84 देशों को एक्सपोर्ट करी हैं बीते कुछ हफ्तों में। अब सवाल बड़ा स्पष्ट है कि क्या हमारे लिए अपने देश वासियों की जान की कीमत ज्यादा है, उनकी चिंता होनी चाहिए, या इन 84 देशों की, नाइजीरिया, केन्या, युगांडा जैसे देशों की, जिनको हमने लगभग 6.5 करोड़ आपने एक बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा है। विश्वास सारंग जी हैं क्या हमारे साथ? विश्वास सारंग जी हैं क्या हमारे साथ? हाँ जी, मैं हूँ। विश्वास सारंग जी, मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी भी सांसद शिवसेना की जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले विश्वास सारंग जी, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी तरफ से एक स्वास्थ्य मंत्री आप ही हैं जो इस चर्चा में शामिल है, मुझे लगता है आपको इसका जवाब देना चाहिए। कई राज्यों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला लग रहा है, ऐसी नौबत आ गई है क्योंकि वैक्सीन नहीं है, और ये सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्य नहीं, बीजेपी शासित राज्यों की भी कहानी है। ऐसे में ये सवाल आज जब विपक्ष पूछ रहा है और देशवासी पूछ रहे हैं कि आपने दूसरे देशों में जो भेजा वैक्सीन, उसे आपने मतलब प्राथमिकता उन्हें दे दी, पीठ थपथपाई और वाहवाही को, बजाय इसके कि देश में पहले सबको वैक्सीन लगता, तो इस पर क्या जवाब है आपका? हाँ, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरे को पर पूरा बोलने दीजिएगा इसमें। देखिए, 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज जो डींगे हाँक कर वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं और जो कवच की बात कर रहे हैं, जीवन रक्षक की बात कर रहे हैं, ये वही तबका है जिसने जब वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो अनर्गल बातें की थी और ये कहा था कि ये वैक्सीन खराब है, ये वैक्सीन लगाना नहीं चाहिए, ये भाजपा की वैक्सीन है, ये मोदी की वैक्सीन है, इस वैक्सीन से नुकसान होगा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा अंजना जी, जितने यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर या बाकी सरकार के मंत्री बैठे हैं, वो ये स्पष्ट बता दें कि हेल्थ वर्कर का जो पहला चरण था, विपक्ष क्या कह रहा है? अंजना जी, मैंने निवेदन किया, मुझे अंजना जी मुझे पूरा, अंजना जी मुझे पूरा करने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन राज्यों के मंत्री जो बैठे हैं, ये बताएं कि हेल्थ वर्कर का जो वैक्सीनेशन था वो कितना टर्नअप हुआ, क्या इनने 100% किया? क्या फ्रंटलाइन वर्कर का जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो 100% किया? क्या जिस समय इस देश से निर्यात होने वाली बात थी, आप ध्यान रखिए, टर्नअप 40%, 50%, 30% हुआ करता था, वैक्सीन का प्रोडक्शन ज्यादा था, इसलिए बाकी देशों में गई थी। आज जब हम देख रहे हैं कि महामारी इतनी हुई और हमारी सरकार ने लगातार जन जागरण किया, ये विघ्न संतोषी लोगों ने तो वैक्सीन को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उसके कारण पहले फेज में निश्चित रूप से वैक्सीन को लेकर प्रश्न चिन्ह लगे थे। लोग कहते थे वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, पर आज 45 साल के बाद लोगों में ये संकट बढ़ने के बाद अवेयरनेस आई है तो लोग आगे आ रहे हैं, तो अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहा है। हम बात केवल बुराई की करें, हम केवल केंद्र सरकार की बुराई करें, जब वैक्सीन बनती है तो भी बुराई, वैक्सीन लगती है तो भी बुराई। आज यदि इतना सब हो गया तो इन सबको लगने लगा कि ये तो जीवन रक्षक है। देखिए, मोदी जी को बहुत बधाई, देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई। वैक्सीन बनाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी लगाना, वैक्सीन को लगाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। मैं मोदी जी को बहुत बधाई दूंगा कि बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया। और आप इनसे ये तो पूछ लीजिए कि वेस्टेज कितना कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहीं वैक्सीन की कमी नहीं है। हम रोज हमारा जो टारगेट है 4 लाख हमें डोज लगाना, हमारे पास आती है। निश्चित रूप से इनसे ये तो लीड कर रहे हैं सर, और आपने निवेदन किया था कि आप 10 मिनट से ज्यादा शो में शामिल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट और शो है, प्लीज रुक जाइए, क्योंकि सभी देखिए स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग राज्यों के हैं और वो जो कहेंगे आप उसका जवाब देंगे तो एक कम से कम रास्ते की तरफ आदमी बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ प्रियंका चतुर्वेदी आपको अब इस बहस में हम लोग शामिल करें, क्योंकि आपने कहा है कि महाराष्ट्र अंजना जी मैं निवेदन कर रहा हूँ, उस पर भी आपसे सवाल करूंगी, लेकिन आपने शुरू से ही कहा कि 18 साल से ठीक है, वो उसका जवाब देंगे। 18 साल से ऊपर में हो जाए तो वो कई सारे सवाल विश्वास सारंग जी उठा रहे हैं। आपने कहा था 18 वर्ष से ज्यादा लोगों की उम्र के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। जो सवाल विश्वास सारंग इस कॉन्टेक्स्ट में उठा रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब होगा? ठीक नहीं, क्या सो ठीक है, अभी मैं आ रही हूँ सबके पास। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपका
हेलो, आवाज नहीं आ रही एंड मेरी खुद की आवाज कर रही। प्रियंका जी, क्या अब आपको आवाज हाँ, आ रही है? हाँ, जी जी जी, अब आ रही है। ठीक है, तो सवाल ये था, विश्वास सारंग जी लगातार कह रहे हैं कि जो शुरू में जब शुरुआती टीकाकरण शुरू हुआ तो हेल्थ वर्कर्स का सबका वो आकर टीका नहीं लगा रहे थे। ये सब इंश्योर करने के लिए सरकारों ने कुछ नहीं किया, सब टीका को गाली देते रहे, बीजेपी का टीका कहते रहे। लेकिन मैं इससे आगे ले जा रही हूँ पूरे मामले को, उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा। आपने कहा 18 साल के ऊपर से सबको कर दे, कमेटी बनी जिसने ये डिसाइड किया कि हम ग्रेडेड तरीके से इसको एनरोल करेंगे। जो सारंग साहब कह रहे हैं या सरकार कह रही है, उस पर वैक्सीनेशन को लेकर आपका क्या जवाब है? और साथ ही महाराष्ट्र में जो हालात इतने खराब हो गए, किसकी जवाबदेही बनती है? प्रियंका जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हमारा ही एक मात्र देश है, सारी डेमोक्रेसीज को आप देख लीजिए, जहां पे आप अगर यूएस में देखते हैं तो फ्लोरिडा वर्सेस कैलिफोर्निया नहीं हो रहा है, जॉर्जिया वर्सेस टेक्सास नहीं हो रहा है। एक हमारा ही देश है जिसने एपिडेमिक एक्ट लगाया है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ निरीक्षण कर रहा है, पर जैसे ही वाह लूटने का समय आता है तो केंद्र सरकार आ जाती है, और जैसे ही कोई दिक्कतें इसके सामना करने की बात आती है तो सारी गड़बड़ी राज्यों में हो रही है। सारंगी साहब को मैं बस एक जवाब देना चाहूंगी। सारंगी साहब को ये पूछना होगा कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन हमारे महाराष्ट्र में से किसने ऐसी तरीके की टीका टिप्पणी की थी कोई भी वैक्सीन को लेकर? हमने तो स्वागत किया था, और जैसे ही 45 इयर्स के ऊपर से शुरू हुआ था, चीफ मिनिस्टर ने खुद जाकर कोवैक्सीन ली थी। तो ये तरीके का भेदभाव करना बंद करें। दूसरी बात उन्होंने कहा हेल्थ वर्कर्स की। सबसे पहले तो सारंगी साहब को ये बता दें कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन है जो खुद केंद्र से तैयार होकर आया है, उसमें क्लियरली कहा गया था ये वॉलंटरी वैक्सीनेशन होगा। तो हमारा जो राज्य है 86% के ऊपर हमने हेल्थ वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमने वैक्सीनेट किया है, वॉलंटरी वैक्सीनेशन। ये पोलियो टीका नहीं है जो सबके मुंह में जाकर डाला जाएगा। सबसे पूछा गया कौन कौन वैक्सीनेशन लगाना चाहता है, हमने एनकरेज किया, मोटिवेट किया, और आज महाराष्ट्र इज लीडिंग द एंटायर वैक्सीनेशन ड्राइव। रही बात वैक्सीनेशन शॉर्टेज की, जी हाँ, जब हम 5 लाख लोगों का टीकाकरण रोज कर रहे हैं तो हमने खुद हमारे मुख्यमंत्री ने लिखा था प्रधानमंत्री को कि अब कमी आ सकती है। 12 करोड़ की हमारी आबादी है और हम लोग 5 लाख के ऊपर जाना चाहते हैं रोज टीकाकरण करने के लिए, तो वी विल नीड सपोर्ट। अगर सारा सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जैसे ही हम शॉर्टेज की बात करें हमें दे दिया जाए। कौन कहता है इसमें राजनीति लाना है? किसने राजनीति लाई? और रही बात 18 साल के ऊपर की, हमारा जो राज्य है, और राज्य क्या पूरे देश में ही देख लीजिए, हमारी 75% जो आबादी है 45% के नीचे है, 45 उम्र के नीचे है। हमारे इतने हमने बिजनेस चेंबर्स से बात की, सारे बिजनेस चेंबर्स हमसे यही कहते थे कि हमारी जो एम्प्लॉयज हैं 80% से ज्यादा हमारे एम्प्लॉयज 45 के नीचे हैं उम्र में। तो आप इस वैक्सीनेशन को कैंपेन को और आगे बढ़ाइए, और 18 साल के ऊपर, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो है जो लोकल ट्रेन पकड़ कर जाती है, जो बाहर ऑफिस में जाती है, वो 45 के कम उम्र की है। और जब वो लोग घर वापस लौटते हैं तो अपने सीनियर सिटीजन, उनकी फैमिली मेंबर्स होंगे, शायद उनको कोविड एसिम्प्टोमेटिक वो होंगे, कोविड स्प्रेड कर रहे हैं। तो उसमें हमारी क्या गलती है? और ये साइंटिफिक नीड एंड वांट है, और पूरी दुनिया कर रही है अब कि 18 साल के ऊपर लोगों को टीकाकरण कर रही है, तो हमने क्यों रोक कर रखा है? तो हमारे तो बस एक रिक्वेस्ट था, अब अगर आपसे नहीं होता है बता दीजिए, राजनीति करने की क्या जरूरत है? ठीक है। और वेस्टेज प्लीज, एक लास्ट विश्वास सारंग जी जवाब दीजिए, फिर प्रताप सिंह जी को भी दिखाइएगा उनके साथ। विश्वास सारंग जी, एक मिनट, एक बस वो वेस्टेज की बात कर रहे थे, वैक्सीन वेस्टेज की, उसको भी मैं जवाब दे दूं। नेशनल एवरेज हमारा 6.5% है जो वैक्सीन वेस्टेज हो रहा है। महाराष्ट्र में 3.2% है, हाफ द नेशनल एवरेज। तो अगर वो वैक्सीनेशन वेस्टेज की भी बात करेंगे, पता नहीं कहां से आंकड़े लाते हैं, व्हाट्सएप से आते होंगे, और वही व्हाट्सएप आकर आप लोगों के चैनल के माध्यम से और फैलाते हैं। विश्वास सारंग जी, वो कह रहे हैं कि जो नेशनल एवरेज 6% के ऊपर का है, सिर्फ 3.2% है वेस्टेज वहां पर, और उन्होंने जवाब दिया उसका भी। प्रताप सिंह जी और टीएस सिंह देव साहब को भी दिखाइए इनके साथ जी। अब ये देखिए, ये बोलिए साहब। मुझे अंजना जी प्रश्न किसी और ने किया था, प्रियंका जी तो बाद में जुड़ के इन्होंने एंट्री ले ली है। और देखिए, वो प्रदेश जिसमें कोरोना को लेकर सबसे ज्यादा संशय की स्थिति बनी है,
जिस सरकार को कहा जाता है कि सबसे फेल्यूर सरकार रही महाराष्ट्र की सरकार, वो क्या बात करेगी, कहां से ये आंकड़े लेके आए कि 86% हमने टर्नअप किया है हेल्थ वर्कर में? मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो नहीं लगता। जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से बहुत नहीं प्रियंका जी आप यदि बीच में बोलेंगे, दिस इज नॉट द वे टू डिस्कस। ये यू आर टॉकिंग, मेरा निवेदन है अंजना जी, आपको कहीं ना कहीं इनको रोकना चाहिए। जहां पर जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और इस तरह से बात करेंगे, आप फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एलिगेशन तो बैठकर आप लगा रहे हैं। मैं आपसे जवाब लूंगी, उनको पूरा कर आप तो लगा रहे हैं। मैंने कुछ मध्य प्रदेश के बारे में कहा जो ये महाराष्ट्र के बारे में शुरू हो गए, और आप ये बोलेंगे आप नहीं अलाउ करेंगी। हु आर यू? हु आर यू? आप कौन है जो मुझे अलाउ करेंगी या नहीं अलाउ करेंगी? आप कौन होती हैं जो मुझे कहेंगी कि आपको मैं अलाउ नहीं करूंगी बोलने को? अंजना जी, दिस इज नॉट द वे। ये कौन होती है मुझे रोकने वाली, बोलने वाली? जब ये बोल रही थी तो क्या मैं बीच में इंटरवीन किया? और ये कैसे बोल रही हैं आपके चैनल पर कि ये मुझे बोलने नहीं देंगी? अंजना जी, मेरी आपत्ति इस बात पर है। प्रियंका जी, अंजना जी, ये कैसे बोल रही है कि ये मुझे बोलने नहीं देंगी? प्लीज, आपने भी केंद्र सरकार को घेरा, सबने आपकी बात कैसे बोल सकती हैं ये? प्रियंका चतुर्वेदी, आपने जब एक सेकंड, आपने जब केंद्र सरकार को घेरा, सबने आपकी बात सुनी, अब वो जवाब दे रहे हैं। देखिए यही होता है, तो वही आदमी चिढ़ता है जो कैपेबल नहीं होता, जो जवाब नहीं दे सकता। फेल्यूर सरकार की प्रतिनिधि के रूप में आई है ये प्रियंका जी यहाँ पर। फेल्यूर सरकार इस देश की सबसे बड़ी महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार। प्रियंका जी, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आऊंगी जवाब। और ये कैसे कहेंगी मुझे अलाउ नहीं करेंगी? ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये क्या दादागिरी, शिवसेना की दादागिरी पूरे आज तक पे भी चलाएंगी? ये शिवसेना की दादागिरी के आज तक पर भी चलाएंगी? प्रियंका जी, फिर मैं फौरन आऊंगी आपसे जवाब लेने, प्लीज। कैसे नहीं बोलने देंगी? फेल्यूर सरकार की प्रतिनिधि हैं ये, इसलिए चिढ़ रही हैं। किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। काम करते हैं और बात करें आकर दूसरे राज्यों की। आइए बोलिए, मैं आपका भी जवाब दूंगी। आइए बताएं। अंजना जी, ये क्या शिवसेना चला रहा है क्या आज तक? मैं फौरन जवाब। अब शिवसेना की दादागिरी की आज तक भी चलेगी? वो ये बोल रहे हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगी। नहीं, आप बोलिए ना, अपनी बात पूरी कीजिए ना। मेरा ये कहना है, आप भी बेवजह देखिए एक तरफ कर रहे हैं, वापस इशू पर आइए। देखिए, उनका कहना है कि बात ही नहीं करने दे रहे, और मेरा ये कहना है सामना कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा है। वो कह रही है सबसे कम हमने वेस्ट किया है। हाँ, बोलिए, पूरी कीजिए बात। हाँ, कोविड पे बात कीजिए सर। नहीं प्रियंका जी, अंजना जी, मैं जब वो बोल रही थी मैं तो बीच में बोला नहीं। मेरा ये कहना है कि ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, ये फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं, ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, और जब डिस्कशन होता है तो उसका खत्म होता है मोदी जी की बुराई पर। केंद्र सरकार को धन्यवाद दीजिए ना कि वैक्सीन बनाया है, केंद्र सरकार को धन्यवाद दीजिए कि वैक्सीन दिया है। केंद्र सरकार को बताइए, दुनिया के चिकित्सीय इतिहास में पहली बार हुआ कि एक साल में कोई वैक्सीन बनकर तैयार हुई है। उसकी प्रोडक्शन की लिमिटेशन है, उसकी प्रोडक्शन की संख्या है, सप्लाई की संख्या है। 137 करोड़ के देश में कैसे वैक्सीन लगेगी? इसको लेकर हम सकारात्मक बात करें। अब 45 पे लगने लगी तो आप कह रहे 18 पे लगने लगे, 18 पे लगने लगेगी तो आप कहो पैदा होने से पहले लगने लगे। हम किस डिस्कशन पर जा रहे हैं? हम महामारी के दौर से ये देश गुजर रहा है। क्या हम ऐसी प्रदेशों की लड़ाई या केंद्र की लड़ाई पर जाएंगे? क्या हम पार्टियों की लड़ाई की बात करेंगे? देखिए, ये महामारी, ये बीमारी किसी को देखकर नहीं आएगी, ना बीजेपी वाले को देखकर, ना शिवसेना और कांग्रेस को देखकर। ये पूरे समाज के लिए प्रश्न चिन्ह लगा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी दलों के नेताओं से कि हम केवल राजनीति करने के लिए ऐसे चैनल पर बैठकर डिस्कशन का मंच नहीं लूटे। हमें प्रॉपर बात करनी चाहिए। ये 137 करोड़ का देश है प्रियंका जी, प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है, और सरकार ने जिस साइंटिफिक तरीके से ये जिस प्रोग्राम को डिजाइन किया, इसकी तारीफ करिए। आप 45 पर कहने लगी, 18 पर, 18 से आप कहने लगेंगी 15 साल। इससे काम नहीं चलेगा। जितना प्रोडक्शन है, जिस ढंग से इसको डिजाइन किया जा सकता है, प्रॉपर डिजाइन है, जितनी मिल रही है उसको टर्नअप करिए, उसको 100% लगाइए। केवल और केवल बुराई ना करें, हम किसी और सरकार की बुराई ना करें। आप हैं भाई साहब, जब पढ़ाई लिखाई कर अपने राज्य के बारे में नहीं आते हैं ना, तब दूसरों की टीका टिप्पणी करते हैं। मैंने जब जवाब दे रही थी अंजना जी, और आप और बाकी सारे भी जो भी इसमें पैनल में शामिल हैं, उन्होंने सुना होगा मैंने महाराष्ट्र को लेकर अपनी बात बताई
और मैंने केंद्र के बारे में बात रखी, क्योंकि हमारा जो तालमेल हो रहा है केंद्र सरकार से हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र के राज्य में आप मुझे एक राजनेता बता दीजिए जो जहां हमारे मुख्यमंत्री से शुरू करते हुए जहां हम राजनीति को लेकर आए हों, जो भी केंद्र सरकार ने हमें N95 मास्क में कमी दी होगी हम चुप रहे, PPE किट्स में हमें कम दिया हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, वेंटिलेटर्स कम आए और कंपैरिजन सबके सामने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आंकड़े हैं। आप हमें वैक्सीनेशन कम देंगे हम उस पर भी चुप रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं महामारी का युग है और हमें सबको एक दूसरे का सहारा बनकर काम करना है। रही बात, इन्होंने बहुत सारी बयानबाजी की महाराष्ट्र को लेकर कि वर्स्ट फेलियर स्टेट ये वे। भाई साहब मैं उनको बस एक चीज कहूंगी कि ऐसे छुप छुप के रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे हैं कि क्रेमेटोरियम में कुछ आंकड़े दिखा रहे हैं डेथ के और हकीकत आप लोग कुछ और रिकॉर्ड कर रहे हैं। टेस्ट के रिकॉर्ड आप कुछ और दिखाते हैं और टेस्टिंग जो हो रही है और जो लोग ट्रीटमेंट पा रहे हैं वो अलग होते हैं। आज खुद गुजरात हाईकोर्ट ने भी गुजरात सरकार को फटकारा है। रही बात वैक्सीन की, बहुत अच्छी बात है कि हमारे साइंटिस्ट इतना साइंटिफिक, हमारा देश का टेम्परामेंट है, प्रधानमंत्री ने उस बात को आगे बढ़ाया है और हमारे पास वैक्सीन हैं। पर क्या ये बात में सच्चाई है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश ने वैक्सीन प्रोड्यूस की? पूरे दुनिया में वैक्सीनेशन चल रहा है। हमारा देश करीब करीब सिर्फ 10% आबादी को वैक्सीनेट कर पाया है और उसमें से सबसे आगे अगर कोई है तो महाराष्ट्र सरकार है। तो आप इसमें चिढ़ क्यों रहे हैं? आप इसमें इतना दुख क्यों हो रहे हैं? आप इतने अपने आप को प्रभावित क्यों महसूस कर रहे हैं? सच्चाई का सामना करिए भाई साहब, और अगर आंकड़े नहीं होते हैं तो दूसरी सरकारों पे आकर टीका टिप्पणी। हालांकि प्रियंका जी, केंद्र सरकार का इस पर कहना है जो पहली बार के उन्होंने आंकड़े जारी किए थे 1,06,00,000 सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र को देने का उन्होंने दावा किया था, लेकिन वो लड़ाई चलती रही। राजेश टोपे जी से भी उसके बाद हम लोगों ने बातचीत की थी आज तक पर। प्रताप सिंह जी नहीं, लेकिन 1,06,00,000 सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को दिए थे। बिल्कुल, मैं आपको फिर से कहूंगी 12 करोड़ जल्दी से बोलेगा, मुझे 2 और स्वास्थ्य मंत्रियों के पास जाना है। हाँ, 1,06,000 अगर उन्होंने वैक्सीनेशन दिया है तो हमने 90 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट भी तो किया है। सेम आप गुजरात का आंकड़ा दे दीजिए, 1 करोड़ वैक्सीन वहां पर गई है जहाँ पे उनकी आबादी महाराष्ट्र से आधी है। तो आप इस तरीके से भेदभाव करेंगे और इस तरीके से राजनीति करेंगे तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, लेकिन यूपी में 90 लाख गई थी। यूपी की आबादी आप देखें तो वहां 90 लाख गई थी। अनंत है ये बहस, लेकिन सवाल यही है कि जिस राज्य में जो जरूरत है ये तो इंश्योर करना ही पड़ेगा, केंद्र को इंश्योर करना पड़ेगा। जिस राज्य में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, कमी पड़ रही है। प्रताप सिंह जी, टीएस सिंहदेव साहब दोनों हमारे साथ बने हुए। टीएस सिंहदेव साहब देखिए, अब ऐसे हालात पैदा हो गए और तमाम राज्यों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और आपने खुद भी कहा कि हम बहुत बड़े क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपने कहा है हेल्थ पर ज्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन अभी का बताइए ना सर, अभी का क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत हो रही है वहां पर? रेमडेसिविर, वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल्स, बेड्स, ऑक्सीजन, क्या कुछ की किल्लत हो रही है वहां? देव साहब, जब कोविड का दौर चालू हुआ था 2020 में, तो कोविड की फैसिलिटी छत्तीसगढ़ में शुरुआती समय था, एक भी बिस्तर ऑक्सीजनेटेड नहीं था। आज हमारे पास 4,700 मान लीजिए 5,000 बिस्तर हैं। इसका टारगेट हमने 13,000 का रखा है और परिस्थिति के अनुसार इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह से आप RT-PCR लैब देखिए, टेस्टिंग की भी बात आपने शुरू में कही थी कि इसकी आवश्यकता है। एक भी लैब छत्तीसगढ़ में नहीं था। सबसे पहला एम्स में चालू हुआ मार्च महीने में RT-PCR की टेस्टिंग। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 6 लैब और लगाए, 4 हफ्ते भर के अंदर और चालू हो जाएंगे और 5 लैब और हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्टिंग बढ़ानी बहुत जरूरी। सर, वक्त की बहुत कमी, आपको बीच में काट रही हूँ क्योंकि प्रताप सिंह जी से जल्दी से 2 लाइन में एक समरी में लेना चाहती हूँ। राजस्थान पर भी वक्त की बहुत कमी है। प्रताप सिंह जी, जल्दी से बस 2 लाइन में समराइज कीजिए जो स्थिति है। और राजस्थान में आपने बताया कि आप कुछ परेशानियां, लेकिन इस बीच केंद्र और राज्यों की लड़ाई से तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लड़ाई का मुद्दा ही नहीं था। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि सारंग साहब बहुत नाराज हो गए। आपने तो उनको केंद्र सरकार की भूमिका में जवाब मांगा था, लेकिन उसका जवाब देने के बजाय बहुत ज्यादा नाराज हो गए। 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई है, ये तो भारत सरकार भी मानती है। राघव चड्ढा जी ने बड़ा सवाल उठाया कि जब देश के लोगों को वैक्सीन नहीं लगी तो आप निर्यात कैसे कर सकते हैं? इसमें नाराज होने की बात नहीं है। केंद्र सरकार से यदि कहीं कमी रह गई है तो उसमें सुधार करना पड़ेगा, सुधार होना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कहीं जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाए, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और ये सब आप बचाओ। नाराज होकर जिस तरह की भाषा बोलते हैं उस भाषा की जरूरत ही नहीं है। बहुत आश्चर्य की बात है अंजना जी, जो गलत हो रहा है। यदि वैक्सीन बनी है। धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त जी
ठीक है, आपने ये बात पहले भी कही थी सारंग साहब, वैक्सीन को लेकर तमाम टिप्पणियां, लेकिन इन सब के बीच सवाल आम आदमी की जिंदगी का है। नेता क्या है और नेताओं की जुबान का क्या है, उसको सुनने का और उसके इंतजार में लोग पड़े रहेंगे तो न जाने कयामत कब सामने खड़ी हो जाए।